नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान से घनश्याम तिवाड़ी को प्रत्याशी बनाकर ये साफ कर दिया है कि पार्टी में व्यक्ति नहीं, संगठन महत्वपूर्ण है। घनश्याम तिवाड़ी जनसंघ के समय से संगठन से जुड़े हैं। 45 साल तक वे भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय नेता के रूप में रहे। जयपुर के सांगानेर से लगातार 3 बार विधायक का चुनाव जीता। 75 वर्षीय घनश्याम तिवाड़ी को राज्यसभा में भेजने का निर्णय लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनके व्यक्तित्व के बजाय संगठन और उनकी वरिष्ठता को तवज्जो दी है। राजस्थान में वर्ष 2013 से लेकर 18 तक बीजेपी शासन में वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थीं, तब राजे और घनश्याम तिवाड़ी का 36 का आंकड़ा था। अपनी ही पार्टी के नेता होने के बावजूद घनश्याम तिवाड़ी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक खुलकर बोला। अब घनश्याम तिवाड़ी को राज्यसभा भेजने का प्रश्न जब उठा है, जब से वसुंधरा राजे को आईना दिखाने की एक कोशिश मानी जा रही है और ये समझा जा रहा है कि पार्टी ने राजे को साफ संकेत दे दिए हैं कि राजे अब हाशिए पर हैं। श्री घनश्याम तिवाड़ी जी को उच्च सदन के उम्मीदवार बनाए जाने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही पार्टी का हृदय से आभार। संघर्ष के साथी को उन्होंने फिर से चुना है। लगातार 6 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत हासिल करके उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है और पार्टी को मजबूती के साथ बनाने में उन्होंने सहयोग किया है। आशा करते हैं आने वाले भविष्य में 2023 में भारतीय जनता पार्टी एक कीर्तिमान स्थापित करेगी। इस समय राजस्थान के अंदर भाजपा के अंदर जो अंतर्कलह मचा हुआ है वो देखने ही बनता है। कल तक जो भाजपा कांग्रेस पार्टी पे उंगली उठाती थी कि किसको कहां से राज्यसभा दिया गया है, कांग्रेस के अंदर कितना अंतर्कलह मचा हुआ है, आज भाजपा को खुद अपने अंदर झांकने का मौका आ गया है। जिस तरह से वसुंधरा राजे जो सर्वा अगर राजस्थान का कोई नेता है तो वो वसुंधरा राजे जी हैं और उनके ही घूर विरोधी घनश्याम तिवाड़ी जी को राज्यसभा का टिकट दे दिया गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि दोनों गुटों में एकदम जबरदस्त जो है रस्साकसी चल रहा है कि कौन किसको हरा सकता है और कौन किसको जिता सकता है। तो भाजपा दूसरी पार्टियों के अंदर की बातों को न देखते हुए पहले अपने अंदर झांक के देखे कि उनके घर के अंदर क्या चल रहा है। और मुझे तो लगता है, जिस तरह से मेरे सूत्र ये बताते हैं कि घनश्याम तिवाड़ी जी वहाँ से चुनाव हार रहे हैं और वसुंधरा राजे की एक बहुत बड़ी इसमें जीत होगी। तो फिर से एक बार कहूँगा कि आप अपने अंदर भाजपा और अमित शाह जी, मोदी जी अपने घर के अंदर देखिए कि क्या चल रहा है। 2023 दूर है, पहले इस चुनाव को तो जीतने की जी तोड़ कोशिश करिए कि किस तरह से जीता जाए। जोड़ तोड़ की राजनीति तो आप लोग करते ही हैं, वो कर लीजिए, लेकिन हमारे पास जो हमारे जादूगर नेता वहाँ पे मौजूद बैठे हुए हैं वो आपको जीतने नहीं देंगे। ये मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ। फिर से एक बार आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। राज्यसभा चुनावों के लिए 10 जून को जो उम्मीदवारों के नाम घोषित करें उसमें घनश्याम तिवाड़ी का राजस्थान से नाम उनको उम्मीदवार बनाया गया है, तो अपने आप में ये बहुत कुछ दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर वसुंधरा राजे के वो कट्टर विरोधी रहे हैं और 2018 में भाजपा छोड़कर उन्होंने अपनी पहले पार्टी बनाई और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे। वो अलग बात है कि 2020 में उनकी वापसी हुई थी। तो यहाँ से भाजपा की अगर बात करें, उन्होंने बिल्कुल एक साफ संदेश दे दिया है यहाँ पर उनके वरिष्ठ नेताओं ने, नेतृत्व ने, कि यहाँ पर व्यक्ति से बड़ा संगठन है। और यहाँ पर अब देखने लायक होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें वसुंधरा राजे का कि पिछले 3 वर्षों से वो एक लो प्रोफाइल रही हैं, तो यहाँ पर अब बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर घनश्याम तिवाड़ी का अगर ओहदा बढ़ाया जा रहा है तो उसका राजस्थान की राजनीति में क्या उससे असर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव भी होंगे और अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस तो गुटबाजी के लिए जानी जाती है, तो यहाँ पर अगर गुटबाजी होती है भाजपा में राजस्थान में, तो उसकी
क्या उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है भाजपा को, वो गौरतलब होगा। राजस्थान में सियासी तूफान राज्यसभा टिकट को लेकर अब उठ खड़ा हुआ है, जहां कांग्रेस में बाहरी प्रत्याशियों को लेकर शोर है, तो वहीं भाजपा में घनश्याम तिवाड़ी को लेकर कोहराम मचा है। और वसुंधरा खेमे में तमाम जो लगातार वसुंधरा खेमे और घनश्याम तिवाड़ी के बीच में जो बातें होती रही, निकल के आती रही 2013 से 18 के बीच में, उसके बाद अलग पार्टी बनाई भारत वाहिनी पार्टी और बुरी तरह चुनाव हारे। अब ऐसे में घनश्याम तिवाड़ी की वापसी होना और उसके बाद राज्यसभा में भेजे जाने का फैसला निश्चित रूप से सियासी हलकों में कहीं ना कहीं बहुत सारे मायने इसके, और क्या वाकई में राजस्थान में राजनीति, भाजपा की अंदरूनी राजनीति और गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है, या वसुंधरा राजे के खिलाफ दिल्ली ने नए सिपहसालारों की तैनाती शुरू कर दी है और उन्हीं सिपहसालारों में अब वसुंधरा राजे के धुर विरोधी घनश्याम तिवाड़ी का नाम निकलकर प्रमुख रूप से सामने आया है। जो चुनाव राजस्थान में विधानसभा का हुआ था, अलग पार्टी से चुनाव लड़े थे, गठबंधन बनाया था हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा और घनश्याम तिवाड़ी ने, लेकिन जो तीसरा मोर्चा बनाया था वो बुरी तरह पराजित हुआ और कहीं भी सत्ता में किसी भी तरह से समीकरण साधने का मौका नहीं मिला। किरोड़ी लाल मीणा की वापसी होती है भाजपा में और उसके बाद अब घनश्याम तिवाड़ी की वापसी, और घनश्याम तिवाड़ी की वापसी के बाद राज्यसभा में भेजा जाना निश्चित रूप से किरोड़ी लाल मीणा और घनश्याम तिवाड़ी राजस्थान से नए सिपहसालार वसुंधरा राजे के खिलाफ दिल्ली के आदेश पर चुने जा रहे हैं, और इसका असर आने वाले चुनाव में क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये सबसे गौर करने वाली बात है। और ऐसे में अब देखना होगा कि वसुंधरा खेमे की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि घनश्याम तिवाड़ी ने जिस बंगले से वसुंधरा राजे को निकालने की बात कही थी, उसी बंगले में जाकर उनसे मिले, सौहार्द, राजनीतिक शिष्टाचार, सियासी तमाम तरह की भेंट हुई है, फोटो सियासी गलियारों में घूम रहा है। अब ऐसे में क्या वाकई में ये शिष्टाचार भेंट अपनत्व में बदल पाएगी? क्या वो दूरियां जो लंबे समय से घनश्याम तिवाड़ी और वसुंधरा राजे के बीच हैं वो कम हो पाएंगी, या कहीं और कुछ खिचड़ी ऐसी पक रही है जो आने वाले राजस्थान के जो विधानसभा के चुनाव हैं उस पर बड़े असर को लेकर कहीं ना कहीं एक ऐसी रणनीति अब घनश्याम तिवाड़ी को एक ऐसे सिपहसालार के रूप में दिल्ली और राजस्थान के बीच समन्वय के लिए नियुक्त किया गया है। तो जिम्मेदारी तमाम पार्टी संगठन पर भी, घनश्याम तिवाड़ी पर भी और उस खेमे पर भी। और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तीन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रराज सिंघवी, राजनीतिक विश्लेषक, प्रवीण दत्ता, वरिष्ठ पत्रकार, प्रकाश सारस्वत, नेता बीजेपी। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। चंद्रराज जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। घनश्याम तिवाड़ी के टिकट के क्या मायने आपको लगते हैं राजस्थान में? किसी आदमी की 5 उंगलियों के साथ में 6ठी उंगली का क्या महत्व होता है? बस वही बात तो है घनश्याम तिवाड़ी का। और क्लीन जर बिना प्रभाव शून्य ब्राह्मण चेहरे के रूप में लाए और ब्राह्मण के एरिया में जमाने विधानसभा में घनश्याम का आना न आना बराबर है। घनश्याम ये यूजलेस एडिशन,
इन द टीम ऑफ भारतीय जनता पार्टी। अब लोग कहते हैं वसुंधरा जी को ये बैलेंस करेगा। कभी कोई नॉमिनी और शेर को बैलेंस किया है? वसुंधरा वाइस चीफ मिनिस्टर, वेरी पॉपुलर, ओन टीम, लेकिन वसुंधरा जी कोई पार्टी से गद्दारी करके विरोध में जाने वाली नहीं है। इससे जिस एक्सपेरिमेंट के तहत घनश्याम तिवारी को टिकट दिया गया वो यूजलेस एक्सपेरिमेंट है, अर्थहीन है, व्यर्थ है, प्रभावहीन है, प्रभाव शून्य है। ठीक है, एक आदमी का बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, इसके अलावा मैं इस टिकट को कुछ भी नहीं मानता, न महत्व देता हूँ। इनका राजनीतिक प्रभाव वैसा ही है जैसा किसी उंगली की पात के साथ छठी उंगली उग के आ जाए, वो लटकती रहती है, पीछे घूमती रहती है। इससे ज्यादा घनश्याम जी का कोई प्रभाव नहीं है। एक सीट बिगाड़ नहीं सकते, एक सीट सुधार नहीं देते। सीकर, सवाई माधोपुर और जोधपुर, श्री माधोपुर और जोधपुर, जयपुर के अलावा इनको कोई लेना देना नहीं, राजनीति में कोई है नहीं, प्रभाव शून्य है। अब इनके मुकाबला कभी तो आप कर लेते हो, वसुंधरा जी के बैलेंस के लिए इसको लाया गया है, ये तो बड़े ताजुब की बात है। आप क्या बराबरी कर रहे हो? वसुंधरा जी पहली बात तो संतुलित है, वो असंतुलित करके विद्रोह करने वाली नहीं है, वो भी आला कमान का आदेश ही मानने वाली है। दुनिया से कोई कितना भी टकरे, जब मोदी के नाम पर चुनाव होगा तो क्या वसुंधरा की हैसियत है क्या जो मोदी के सामने आ जाए? उनके लिए कई मामले अटके पड़े हैं। तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी में इस राज्यसभा टिकट का मूल्य 0 है। अब एक नए आदमी को और टिकट दे दिया गया है, वो भी बड़ा आदमी है, सुभाष जी को दिया है। सुभाष प्रभावहीन नहीं है, प्रभाव शून्य नहीं है, सुभाष की ताकत बन जाएगी। जो लोग घनश्याम से बदला लेना चाहते हैं, हो सकता है कोई झटका भी दे दे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन के लिए आरएसएस का डंडा काम करता है, मगर इस बार ये डंडा टूट भी सकता है। ऐसी ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के जैसी उधर कांग्रेस की भी है। अब कांग्रेस ने तीनों बार के लाके थोप दी है, ये कोई तरीका है क्या? सोनिया जी दादागिरी की सीमा होती है। न मुख्यमंत्री को पूछा, न डोटासरा को पूछा, मर्जी आए 3 जनों को भेज दिया, वो बंद करके आ गए, घोड़े पर बैठ करके आ गए, न लगाम उनके हाथ में, न पीठ पर कुछ ओहदा है, आगे खड़े हो गए। दोनों पार्टियों ने राज्यसभा चुनाव को मजाक बना दिया है, उधर लोकप्रिय नहीं है। खुदारों को छोड़ के गद्दार को टिकट है, इधर प्रभावहीन आदमी है जो कांग्रेस में लेना देना ही नहीं है राजस्थान से, दस्ती के बाहर के आदमी है। दोनों पार्टियों में इस बार झगड़ा होगा, रगड़ा होगा, टंटा होगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये चुनाव कई बातें तय करेगा। दादागिरी, मोनोपोली, एक तरफा फैसला, इसको चैलेंज है, दोनों को चैलेंज है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का प्रभाव इतना ज्यादा है, वो खोलेगी नहीं, और लोग तो बोलेंगे, लोग बोले बिना रहेंगे नहीं, लोगों की जबान बोले बिना खुले बिना रहेगी नहीं। दोनों पार्टियों में आंशिक विद्रोह होगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। प्रवीण दत्ता जी, कैसे देखते हैं, राजनीतिक मायने क्या है? घनश्याम तिवारी को लेकर आए हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली ने नए सिपह सालारों की नियुक्ति चालू कर दी है राजस्थान में, इसको ऐसे देखें या कोई और मायना इसका है? त्रिशूल जी, मैं सबसे पहले तो सिंघवी साहब की सारी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। अब ये पता नहीं, कवि हृदय जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने अचानक एक दीपक को सूरज के सामने रोशनी की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा किया है। बिल्कुल सिंघवी साहब ठीक कह रहे हैं, कहाँ वसुंधरा राजे का तेज और प्रभाव और कहाँ घनश्याम तिवारी, जो कि एक चले हुए कारतूस में कहूँगा, उसको दोबारा बंदूक में भरने की कोशिश भाजपा ने की है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि 74 साल के घनश्याम तिवारी को राज्यसभा का टिकट देकर के आखिर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व साबित क्या करना चाहता है। निश्चित तौर पर उन्हें पता था कि इससे वसुंधरा राजे विचलित होंगी। वो नहीं भूल सकती इस बात को कि घनश्याम तिवारी के लगातार 13 नंबर बंगले को खाली करवाने के कैंपेन की वजह से उन्हें व्यक्तिगत रूप से अशोक गहलोत से बात करनी पड़ी थी। ये कैंपेन, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो ओपनिंग में आप बोले कि इन्होंने बिल्कुल सड़क से संसद तक, इन्होंने विधानसभा तक ये बात पहुंचाई। अब कुल मिला के इसका चुनाव का होना क्या है राज्यसभा का? जैसे सिंघवी साहब ने कहा, कांग्रेस ने 3 भारी थोप दिए
और यहाँ पर एक यूज्ड कार्ट्रिज जो है वो चलेगा। अब एक चला हुआ कारतूस ना तो किसी को मार सकता, ना वो धमाका करता, ना वो आवाज करता। तो आखिर भाजपा की मंशा क्या है? क्या सिर्फ भविष्य में ब्राह्मणों को एक कोने में हाशिए में करने का काम है कि आज आपको राज्यसभा का एक टिकट देकर के और आगे आपके साथ में जो बुरा होने वाला है भाजपा में, क्या ये उसका इशारा है? क्या ओम प्रकाश माथुर जैसे एकदम स्वामी भक्त नरेंद्र मोदी के जो लोग हैं उनको इस वक्त जगह न दे करके और घनश्याम तिवारी जैसे व्यक्ति जिसने भाजपा छोड़ दी, अपनी पार्टी बना ली, अशोक गहलोत से हाथ मिला लिया, ऐसे व्यक्ति की पार्टी में वापसी करके उसको नवाजा जा रहा है? ये कौन सी संस्कृति है जिसे भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बढ़ावा दे रहा है राजस्थान में, और वो भी तब जबकि सतीश पूनिया जैसा कमजोर प्रादेशिक नेतृत्व मौजूद है। त्रिशूल जी, प्रकाश जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक प्रवीण दत्ता जी एक सवाल मेरा और कि आंकड़ों को उठाकर देखें तो 8 राज्य जो उपचुनाव हुए राजस्थान में, उसमें ये आंकड़े आए कि 32 साल पीछे भाजपा चली गई, यानी कि प्रसव काल में चली गई भाजपा राजस्थान में। कमजोर प्रदेश नेतृत्व और उसके बाद ये ऐसी जिसको कहेंगे बहुत खांटी हिंदी में कि एक केंद्रीय नेतृत्व ने ओछी चाल चल दी है, कहाँ वसुंधरा राजे और कहाँ घनश्याम तिवारी। लेकिन क्या लगता है कि घनश्याम तिवारी वो चुनौती दे देंगे कहीं भी छोटी मोटी? क्योंकि पहले ही वो तो बंगले पर पहुंच गए, जिस बंगले को खाली कराने के लिए लड़ते रहे उसी बंगले पर पहुंचकर हाथ जोड़ने पड़े। तो क्या मायने लगते हैं इसके? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का जो है वो सिर्फ एक बात साबित करने में लगा हुआ है और उसको लगातार साबित भी कर रहा है। न खाता न बही जो हम दोनों ने, अमित शाह और मोदी ने कह दी, बस वही सही। न खाता न बही जो हमने कही वही सही। तो सीताराम केसरी का फॉर्मूला। बिल्कुल इन लोगों ने ये तय किया है कि कोई रीति नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई राजनीतिक संस्कृति नहीं, जो दो लोग तय कर देंगे वही होगा भाजपा में। एक तरफ बुढ़ापे में घनश्याम तिवारी की किरकिरी करवाई, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे को साफ मैसेज दिया कि भविष्य में राजस्थान में क्या होने वाला है, उसमें उनकी क्या जगह रहेगी। वो माने तो ठीक और न माने तो ये उसका फिल्म का ट्रेलर है अभी जो आपको 2022 में दिखा दिया गया है कि आप 2023 के लिए तैयारी कर लीजिए। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का जो एक नया वर्जन बना 2014 के बाद, ये उसका प्रतिरूप है, जहां पर केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि प्रादेशिक नेतृत्व कौन करेगा। अब सामूहिक नेतृत्व की परंपरा भाजपा में खत्म हो चुकी है और पूरी तरीके से जिसे कहते हैं हिटलर शाही, वो लागू है और उसके चलते ही अब प्रदेश के नेता तय होंगे। प्रकाश सारस्वत जी, तमाम तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं, क्या लगता है कि घनश्याम तिवारी को क्यों चुना गया है? पहली बात तो ये जो अब तक तुलना चल रही है घनश्याम जी से अन्य बड़े नेताओं की, इसकी तुलना की कोई आवश्यकता ही नहीं। अन्य बड़े नेताओं की कहा, वसुंधरा राजे कहो आप सीधे सीधे। प्रकाश जी आप वसुंधरा राजे कहो, अन्य नेताओं से कहाँ तुलना चल रही है? जी बात वसुंधरा जी की चल रही थी। हाँ, वसुंधरा राजे कहो, कहाँ तुलना चल रही है किसी नेता से? विषय ये है कि राज्यसभा का टिकट देकर तुलना की बात कहाँ से आती है? भारतीय राज्यसभा तुलना की बात बिल्कुल आती है प्रकाश जी, बिल्कुल आती है प्रकाश जी। तुलना की बात इसलिए आती है, योग्य से योग्य उम्मीदवार, आप मूल्यों की बात करते हैं, आप आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो अलग पार्टी बना लेता है, जो कांग्रेस में चला जाता है और फिर आपके यहाँ आता है, जब उसको पता है कि आज अब कहीं रास्ता नहीं रह गया है, फिर आप उसको वहां पहुंचाते हैं जहां नहीं पहुंचना चाहिए, जहां आपको लग रहा है कि वसुंधरा राजे के खिलाफ कौन सिपहसालार ऐसा है जो लड़ाई लड़ सकता है, फिर आप तैनाती करते हैं घनश्याम तिवारी की। तब सवाल करने पड़ते हैं आपसे। विषय ये है कि घनश्याम तिवारी संघ से जुड़े हुए हैं, नंबर एक बात। संघ के स्वयंसेवक है। घनश्याम तिवारी ने भाजपा छोड़ी तब भी संघ को नहीं छोड़ा था, नंबर एक बात। नंबर दो बात, घनश्याम तिवारी ने अपनी पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद वो कांग्रेस में गए, उसके बाद वापिस अपने मूल संगठन में आ गए, मूल पार्टी में आ गए। ये राजनीति के अंदर पार्टियों में आवागमन चलता रहता है। कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ जाते हैं, कईयों ने अपनी पार्टियां बना ली थी, अर्जुन सिंह, माधवराज सिंधियार, ये सब अलग चले गए थे, बाद में वो आए, पार्टियों ने उनको टिकट दिया। ये पार्टियों की अपनी व्यवस्था है, जातिगत आधार है। आजकल हर एक पार्टी अपने हिसाब से देती है। घनश्याम जी के बारे में एक चीज हर कोई जानता है कि बहुत
अच्छा उनका राजनीतिक ज्ञान है, जिसको अपन कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री जो नॉलेज है उनका बहुत अच्छा है, विधानसभा में बहुत नहीं, अच्छा वो तो यशवंत सिन्हा भी आना चाहते थे, ऐसे तो नॉलेज उनको भी खूब है जी। बहुत सारे लोग भाजपा के आज मार्गदर्शक मंडल में बैठे हैं, उनको बहुत ज्ञान है। नहीं उनको ज्ञान और मुझे नहीं लगता घनश्याम तिवाड़ी को इतना ज्ञान है कि केंद्रीय नेतृत्व को चला दें या केंद्रीय स्तर पे भाजपा की लड़ाई लड़ ले। सलाह का विषय नहीं है चंद्रशेखर जी, विषय ये है कि घनश्याम जी का पार्लियामेंट्री नॉलेज अच्छा है, पार्टियों को जातिगत बैलेंस करना पड़ता है, उसकी क्या स्थिति है किसी राजनेता के खिलाफ। तो भारत वाहिनी पार्टी में कर लेते ना, वहाँ कहाँ हुई? वहाँ तो उनको उनके विधानसभा क्षेत्र में जिसमें वो लाखों वोटों से जीतते थे, वहाँ हजारों वोट नहीं मिले। भारत वाहिनी पार्टी को उनको कहीं जगह नहीं मिली थी, कहीं सीट नहीं मिली थी, कहीं वोट नहीं मिले थे। उसके बाद वो छोड़ के कांग्रेस को चले गए। उसके बाद उन्होंने 2020 में भाजपा ज्वाइन कर ली थी। तो आप तो बहुत आदर्शों की बात करते थे कि 75 साल में ये नहीं होगा, 75 साल में वो नहीं होगा, और वयोवृद्ध लोगों को कहीं मार्गदर्शक मंडल में रखा जाएगा। अब ये नियम है, सारे नियम कहाँ चले जाते हैं जब आपको बदला लेना होता है? राज्यसभा चुनाव में पार्टियां अक्सर वरिष्ठ लोगों को मौका देती रही है, राज्यसभा में मौका देती है, इस मौके को बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। आप किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति से पूछ लो ये बात। प्रकाश जी, ग्रुप में देखा जाता तो इनके प्रस्ताव वसुंधरा जी नहीं बढ़ती, घनश्याम जी वसुंधरा जी के घर नहीं जाते। हाँ बिल्कुल, ये जवाब मैं ले लेता हूँ चंद्रा सिंह जी से। चंद्रा सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास। चंद्रा सिंह जी, हाँ साहब। प्रकाश जी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे उनका प्रस्ताव नहीं भरती और वो वसुंधरा राजे के घर नहीं जाते और बदले की कार्रवाई नहीं होती। तो हमने कब कहा कि आरएसएस कंट्रोल करने में कमजोर है भाई? आरएसएस के निर्देश को माना जाना अलग बात है, टिकट का चयन अलग बात है। आप ही बताइए, 74 वर्षीय घनश्याम तिवारी को टिकट दे करके उन 50 लोगों को जो पार्टी के प्रति निष्ठावान मजबूत सिपाही की तरह रहे हैं, उनको निराश नहीं किया गया। अब वो कहता है कि वसुंधरा ने फार्म भरवा दिया तो उनकी शराबत है क्या? जब आया तो अखबारों ने क्यों लिखा कि वसुंधरा का कद नापने के लिए इनको टिकट दिया गया है? हर अखबार ने लिखा है, एक भी पत्रकार ने मेरे का तो नाम बताइए उसका मुझे आप। उद्देश्य यही था, और मिलने गया तो वसुंधरा की शराबत, वसुंधरा की ईमानदारी पार्टी के प्रति, क्या बेचारे को दे दिया है तो फॉर्म भरने में क्या है? बेचारा मांग के दस्तखत करना और बात है, योग्य मांग के दस्तखत करना और बात है, काबिल मांग के दस्तखत करना और बात है, सक्षम मांग के दस्तखत करना और बात है। अब वो 13 नंबर में जाके माफी मांगे गिर आए तो क्षमा वीरस के भूषण, क्षमा करना तो वीरों का आभूषण है। कायरों का इसमें क्या रोल है? कोई रोल ही नहीं है। गलत टिकट तो गलत टिकट, और गलत प्रतिक्रिया तो गलत प्रतिक्रिया। देखिए शराबत वसुंधरा की, इस गलत टिकट के भी उन्होंने अच्छी प्रतिक्रिया दी। इसको क्या कहोगे आप? शराबत कहोगे, इंसानियत कहोगे, बड़ा दिल कहोगे, मजबूरी कहोगे, कुछ तो कहोगे ना, नाम तो दोगे। अब प्रकाश जी क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, पर प्रकाश जी का कर्तव्य है पार्टी के हर फैसले को जस्टिफाई करना, इसीलिए बैठे यहाँ करके, वरना बुलाते ही नहीं। इसलिए प्रकाश जी के कहने का महत्व उस समय शून्य हो जाता है जब प्रकाश जी सिद्धांतवादी राजनीति छोड़ करके व्यक्तिवादी राजनीति की बात करते हैं। इससे प्रकाश जी के कहने का मैं कोई महत्व नहीं मानता। इसके पूर्व बोलने वाले दोनों लोगों ने मेरी बात को टाइट किया है, सही किया है। मैं कहता हूँ देते टिकट, जब यही काम करना तो पहले वसुंधरा के घर भेजते, टिकट देने के पहले, टिकट देने के बाद क्यों भेजा? पहले 13 नंबर भेजते, पहले दोस्ती करवाते, फिर स्टेटमेंट करवाते, फिर वसुंधरा से प्रस्तावित करवाते, तब तो समझ आती ना। ऐसा कुछ तो किया नहीं। अब दे दिया है तो गलती को जस्टिफाई करने के लिए, सुधारने के लिए सदर्पण का सिद्धांत लिया है, ये उचित नहीं है। प्रवीण दत्ता जी, देखिए चंद्रा सिंह जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि या तो पहले 13 नंबर भेजते, अब बाद में 13 नंबर भेजने का मतलब क्या नजर आता है? कहीं ना कहीं कमजोरी नजर नहीं आती इसमें? देखिए, जैसा मैं अभी इससे पहले आपको बता रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व जो भाजपा का है वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखकर सबको देता है जी। ये पूरी के पूरा जो स्क्रीन प्ले है ये लिखा हुआ तय था कि घनश्याम तिवाड़ी को टिकट दिया जाएगा, उसके बाद घनश्याम तिवाड़ी 13 नंबर बंगले जाएंगे और एक जिसको कहते हैं लुकिंग स्पेस देंगे वसुंधरा राजे को, ग्रेस बनी रहे उनकी,
क्योंकि ये कोहनी के ऊपर शहद लगा के छोड़ देने वाली हालत है। राजे के लिए जो केंद्रीय नेतृत्व बनाने की कोशिश कर रहा है, राजे पूरे संयम के साथ लगातार पिछले 2-2.5 साल से अपना पोस्चर मेंटेन करके बैठी हैं, लेकिन अब ऐसे हालातों में आगे जाके लड़ाई कहाँ जाएगी बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि ये सिर्फ 2 लोगों के दिमाग की स्क्रिप्ट है जो चल रही है और निश्चित तौर पे वो अपने प्रभुत्व को ऊपर रखने के लिए पूरी पार्टी का डीएनए चेंज कर चुके हैं, बदल चुके हैं। पूरी पार्टी को उन्होंने इलेक्शन मशीनरी में कन्वर्ट कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी, मैं आज दावा कर रहा हूं कि दोबारा अगर कभी विपक्ष में आई तो अब वैसी सशक्त विपक्ष की भूमिका कभी नहीं निभा पाएगी, क्योंकि जिस तरह से अंदरूनी डीएनए चेंज किया है अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरीके से पब्लिक अपील वाले नेताओं को डिस्ग्रेस दी है, वसुंधरा राजे उसकी सीधी सीधी उदाहरण है। राजस्थान में भाजपा का अगर कोई नाम लेवा ऐसा चेहरा है जिसके पीछे भीड़ जुटती है तो उसका नाम है वसुंधरा राजे, और उसके सामने आपने खड़ा किया है सतीश पूनिया जैसे बौने व्यक्ति को, और आज आप घनश्याम तिवारी जैसे चले हुए कारतूस को राज्यसभा का टिकट देकर न जाने क्या संदेश देना चाह रहे हैं। भाजपा ने अपने प्रभुत्व काल में ये शायद सबसे बड़ी राजनीतिक भूल की है राजस्थान में। चंद्रशेखर प्रकाश जी, सुना होगा आपने चंद्रराज सिंघवी जी को, प्रवीण दत्ता जी को, दोनों का अनुभव विराट अनुभव है। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। प्रकाश सारस्वत जी, देखिए आपके सामने 2 लोग हैं, आज विपक्ष नहीं लाए हैं हम, आज कांग्रेस को नहीं लाए हैं सवाल करने के लिए। आपके सामने एक ऐसा पत्रकार जिसने 40 साल राजस्थान की खांटी पत्रकारिता की है और देश दुनिया में नाम रोशन किया है, प्रवीण दत्ता, और दूसरे नाम चंद्रराज सिंघवी जिन्होंने सरकारों को बनाने का और बिगाड़ने का काम किया है, और तमाम मुख्यमंत्री उनको सलाम करते हैं। 2 लोगों से सवाल हम आपसे करवा रहे हैं, आपने सुना होगा, मैं जवाब चाहता हूं आपसे, और वो जवाब जो लोग सुनना चाहते हैं। जी जी जी, पहली बात तो यह है कि इन्होंने कहा कि फूके हुए कारतूस। हाँ, चंद्रशेखर जी, 1984 में जब भाजपा की पूरे भारत में 2 सीटें आई थी तो अटल बिहारी जी वाजपेयी के लिए भी ये शब्द कहा गया था। ये बात अलग है कि बाद में वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री बने, भारत देश के प्रधानमंत्री बने। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने उस समय कहा गया था भाजपा को और अटल जी को कि ये सब फूके हुए कारतूस है, 2 सीट आई है, पार्टी खत्म हो गई, ये नेता कुछ नहीं है, 0 है। राजनीति में फूका हुआ कारतूस शब्द कभी किसी का जस्टिफाइड नहीं होता, क्योंकि राजनीति के अंदर एक समय होता है, कई बार राजनेता का नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए आप सब। प्रकाश जी, ये जो बात इन्होंने कही है, क्या घनश्याम तिवाड़ी का कद उतना बड़ा है जो वसुंधरा राजे के जनाधार को चुनौती दे सके, जो वसुंधरा राजे के कद को चुनौती दे सके राजस्थान में? और क्या वाकई में वो सिपह सालार साबित हो सकते हैं जो वसुंधरा राजे के सामने खड़े हो सके राजस्थान में? नहीं, वसुंधरा जी को चुनौती देने की बात क्या हो रही है? बिल्कुल हो रही है चुनौती देने की बात सर, बिल्कुल हो रही है। क्या कह रहे हैं? हमने कांग्रेस को नहीं लाया आज आपके सामने, हम आपके सामने उन अनुभवी लोगों को लाए हैं जो राजस्थान की राजनीति को पिछले 40 साल से अच्छे से जानते हैं। उम्मीदवार के रूप में वसुंधरा जी को चुनौती कहाँ दी जा रही है? इसका मतलब तो यह है कि पार्टी की कोई किसी भी रूप में, मान लो कोई राज्यसभा में किसी दूसरे को, पहले किरोड़ीलाल मीणा को लड़ा, तब भी पत्रकारों ने सवाल ये किए थे, वसुंधरा जी के सामने खड़ा कर दिया गया। लेकिन कहाँ चुनौती हुई उसका?
चुनौती कहाँ दी जा रही है? किसको? सतीश जी पूनिया वर्तमान में अध्यक्ष है, उनको कौन चुनौती दे रहा है? वसुंधरा जी पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको कौन चुनौती दे रहा है? एक पार्टी ने अपने व्यवस्था के तहत राज्यसभा में किसी को उम्मीदवार बनाया है, उसमें किसी की चुनौती नहीं है। पार्टियां जातिगत, सामाजिक और अनुभव समीकरण देखती है, उसके हिसाब से घनश्याम जी को टिकट दिया। इसमें कोई ऐसा विषय ही नहीं है कि इसमें चुनौती का शब्द आए। चुनौती किसको दी जाती है? अगर पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे या पार्टी प्रदेश अध्यक्ष घोषित करे, तब माना जा सकता है कि किसी राजनेता के सामने आपने इनको खड़ा किया है, इनको चुनौती दी है। बिल्कुल, राज्यसभा का उम्मीदवार बनाना कोई चुनौती नहीं है चंद्रशेखर जी। बिल्कुल। चंद्रराज सिंघवी जी, आपने प्रवीण गुप्ता जी को भी सुना अच्छी तरह से, मैं आपसे जवाब चाहूंगा, और प्रकाश जी को भी सुना आपने। चंद्रराज सिंघवी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं आई है, बोलिए साहब। चंद्रराज सिंघवी जी, आपने प्रवीण दत्ता जी को भी सुना कि वसुंधरा राजे के सामने वो सिपहसालार केंद्रीय नेतृत्व खड़े कर रहा है जिनका जनाधार या जिनका कद उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा वसुंधरा राजे का कद है। तो क्या लगता है कि चुनौती देने में सफल होंगे? चुनौती है ही नहीं, इन्होंने सही कहा है, एक मामूली आदमी को दे दिया है थोड़ा बहुत जगह जगह। चुनौती तो तब हुई जब निर्णय की प्रक्रिया में वसुंधरा की भागीदारी नहीं हुई, वो थी चुनौती। यही देते तो थोड़ा कोई बुला के बात कर लेते मोदी जी और अमित शाह, वसुंधरा जी हम घनश्याम को टिकट दे रहे हैं, आपकी क्या राय? सतीश पूनिया को पूछ लेते, पूछा गया? किसी की राय ली गया? आपने सही कहा है कि अब डीएनए बदल गया है भाजपा का, डीएनए वाकई बदल गया है। आप मुझे हमने कब कहा कि घनश्याम वसुंधरा को चुनौती दे सकता है? घनश्याम तो वसुंधरा के प्रिय कमचान को भी चुनौती नहीं दे सकता। दूसरी तो बात जोड़ी आप, घनश्याम को यही नहीं, लेकिन सारी प्रक्रिया में घनश्याम को लाने की प्रक्रिया में पहले वसुंधरा की स्वीकृति लेते तो क्या बुरा था? पहले यहाँ के लोगों की स्वीकृति लेते तो क्या बुरा था? पहले गुलाब सिंह कटारिया की स्वीकृति लेते तो क्या बुरा था? पहले सजीव पूंजा की स्वीकृति लेते तो क्या था? अचानक आंधी तूफान की तरह लाके टपका दिया। हम प्रक्रिया के टपकाने के सिस्टम के विरोध में, हमें क्या फर्क पड़ता है? घनश्याम आए तो आ जाए, घनश्याम भी बैठा रहेगा। राज्यसभा में कोई नौकी तेरह होनी नहीं है इनसे, समझे आप? अब रहा है इनके अनुभव। अरे संघ के तो बहुत लोग हैं, संघ के आदमी तो सारे ही है, जिसको देते हो संघी हो जाता। आपने ओम माथुर का सही उदाहरण दिया है, ओम माथुर की निष्ठा पर कोई डाउट नहीं है, और नहीं लिया उसको, ये भी ठीक है। सवाल ये है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर केवल वसुंधरा नहीं, भाजपा के स्थानीय नेताओं की पूरी अवहेलना हुई, उनकी राय नहीं ली गई, उनसे पूछा नहीं गया, उनसे विचार विमर्श नहीं किया। हम इस प्रोसेस के कारण कह रहे हैं। अब घनश्याम जी कितने प्रभावशाली हो तो दुनिया जानती है। जयपुर जैसे शहर में जाके रहने वाला, जमानत जब्त थी विधानसभा के अंदर, घनश्याम का कोई मतलब ही नहीं है राजनीति के अंदर। अब इनको हर तीन व्यक्ति को लाना तो किसी को ले आओ, इससे कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं करता। इसलिए ये बहुत गलत निर्णय हुआ है, गलत निर्णय हुआ है। अब इस निर्णय को जस्टिफाई करने के लिए वसुंधरा जी की मेहरबानी आएगी, वो भी मदद करेगी। वसुंधरा जी ने कभी नहीं कहा कि मैं घनश्याम को हराने में काम करूंगी। उनके किसी समर्थक ने कहा कि हम वोट नहीं देंगे, न प्रताप सिंह भी ने कहा है, न सिंह ने कहा है, न परनामी ने, किसी ने विरोध नहीं किया है। विरोध नहीं करना तो भारतीय परंपरा है, ये भारतीय जनता पार्टी की आलिशान परंपरा है, इसका पालन होगा। मगर प्रोसेस सही था क्या? मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ प्रकाश जी, आप बताइए, जिस तरीके से घनश्याम का नाम आया, क्या इस नाम को आने का तरीका दूसरा नहीं हो सकता था? क्या सबकी स्वीकृति नहीं ली जा सकती थी? क्या तीन आदमियों का पैनल बांग्लादेश के, उसमें घनश्याम को डाल के उसको नहीं लिया जा सकता था? उस प्रोसेस के मैं खिलाफ बोला हूँ। मैं घनश्याम के व्यक्तित्व को समझता ही नहीं, बोलते ही नहीं कुछ, समझे आप? तो अब सवाल सीधा ये है, प्रोसेस की बात करो, प्रोसेस रॉन्ग था, सिलेक्शन का प्रोसेस रॉन्ग, सिलेक्शन की डिसीजन मेकिंग रॉन्ग। सिंघवी साहब हुक्म करिए। आपको एक चीज में निवेदन करना चाहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, आपको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति मालूम है। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश से जो नाम आता है प्रदेश कोर कमेटी में तय होकर जाता है। उस प्रदेश की कोर कमेटी में तय हुआ है जिसमें वसुंधरा जी सहित सारे सदस्य मौजूद थे। वहाँ बाकायदा चर्चा होकर नाम गया है। किसका नाम गया? केंद्र। अरे हाँ, देखो बेटा की बातें छोड़िए, घनश्याम जी को कोर कमेटी नाम भेजे। मेरी आप क्या समझते हो? कोर कमेटी के 4 आदमियों से व्यक्तिगत बात हुई है, सीनियर मोस्ट, उन्होंने कहा प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि हम पार्टी विरोधी आदमी को टिकट देंगे। ठीक है, टिकट होने के 12 घंटे पहले मेरी बात हुई है। मैं झूठ बोलने का आदमी नहीं हूँ। आज आपने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी
मैं भी भारतीय जनता पार्टी की अरे यार सुनिए आप, मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर था। अब मुझे क्या समझाओ रीति रिवाज, मैं आप क्या परंपरा समझाओगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल एडवाइजर था, वाइस प्रेसिडेंट था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर था। मैं मानता हूँ, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। कोर कमेटी की बात आती, बात खुल के आती, 4 नाम जाते, पैनल जाता, यहाँ के लोगों से विचार मत होता। मैं अगर ये सब मिलके कहते यस घनश्याम ओके, मैं क्यों विरोध करता? यही प्रोसेस शामिल थी कोर कमेटी में, यही प्रोसेस हुआ है। कोर कमेटी के अंदर नाम रखे गए थे, जिन नामों को रखा गया उस पर चर्चा हुई, उसके बाद में उसमें एक राय घनश्याम जी को बनाकर एक नाम भेजा गया और उस पर केंद्रीय नेतृत्व ने मोहर लगाई है। चलिए ठीक है प्रकाश जी, ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय के रूप में नामांकन भरा है और बीजेपी समर्थित है, कैसे देखते हैं? फिर अगर आपने तय कर दिया था तो सुभाष चंद्रा को समर्थन देने की क्या जरूरत थी, बताइए जरा। क्यों? क्योंकि आप तो खुद हॉर्स ट्रेडिंग करवा रहे हैं। अगर आप समर्थन दे रही है बीजेपी तो राजस्थान में, मैं आऊंगा आपके पास। प्रवीण दत्ता जी, क्या नहीं लगता कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी राजस्थान में? सुभाष चंद्रा को टिकट देने के मायने क्या है, बताइए। नहीं, क्यों नहीं देंगी समर्थन? भारतीय जनता पार्टी के पास एक, मैं आऊंगा आपके पास। प्रवीण दत्ता जी, सुभाष चंद्रा को टिकट देने के मायने क्या है? चंद्रशेखर जी, ये अपनी मूर्खता से घनश्याम तिवारी को दूसरे नंबर पर डाल देंगे। हाँ, ये बात क्या नतीजा आएगा? सुभाष चंद्रा भी छोटा आदमी नहीं है। सुभाष चंद्रा भी भाजपा का खास है। मोदी जी ने उसमें एमपी बनाया था पत्रकार से। हमें समझा रहे हो गया राजनीति। सिंघवी साहब, भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जीतेगी, कांग्रेस 2 सीटें जीतेगी, दोनों लीजिएगा। अरे साहब, दोनों सीटें जीत जाएगी तो मैं मानता हूँ, आपका कहना सही है। दोनों नहीं, मैं तो समझता हूँ अगर एक और बढ़ते तो तीनों जीत जाती। आने दीजिए रिजल्ट। नई केस कितना मुल्ला जी सामने बात करते देख लेना कितना है, जीत जाएगी दोनों। मैं चंद्रा जी, तिवारी को बचाओ, मेरी ये राय है आपको। चंद्रा सिंह तिवारी को बचाइए। चंद्रा सिंह जी, घनश्याम तिवारी पिट जाए क्या? चंद्रा सिंह जी, चंद्रा सिंह जी, ऐसा तो नहीं है। चंद्रा कमजोर नहीं है। सुभाष चंद्रा के साथ बहुत लोग हैं। सुभाष चंद्रा भी जीत रहे हैं, हाँ वो भी जीत रहा है, घनश्याम भी जीत रहा है, और कांग्रेस के तो एक एब्सेंट हो जाएगा, 2 चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोलिए चंद्रा सिंह जी, आजादी आपको बोलने की। चंद्रा सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास। प्रवीण दत्ता जी, क्या ऐसा तो नहीं है? आवाज आ रही है प्रवीण दत्ता जी आपको मेरी? जी बिल्कुल। प्रवीण दत्ता जी, ऐसा तो नहीं है घनश्याम तिवारी को एक पासे के रूप में फेंक दिया गया है? एक तरफ वसुंधरा खेमा है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ सुभाष चंद्रा है और एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व है। अब केंद्रीय नेतृत्व ने फेंक दिया ये पासा राजस्थान में। अगर कहीं सुभाष चंद्रा को उतार दिया है, घनश्याम तिवारी बीजेपी से उतरे हैं और वो बीजेपी समर्थित हैं, क्या लगता है आपको सुभाष चंद्रा वो गेम नहीं खेल पाएंगे? देखिए, अभी सिंघवी साहब ने एक ही लाइन में सारी बात खत्म कर दी कि आप सुभाष चंद्रा को कमजोर आदमी मत मानिए। न केवल भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से नजदीकी है, बल्कि पैसे की कोई कमी नहीं है। रुपया पानी की तरह बहाने की क्षमता है सुभाष चंद्रा की। एसएल ग्रुप के वो सीएमडी हैं। सबसे बड़ी बात, आप इस पूरे के पूरे, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, स्क्रीन प्ले लिखा गया है दिल्ली में। क्या सुभाष चंद्रा की ये हैसियत है कि वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह से बिना पूछे राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव लड़ने आ जाए? ये बात सवाल ही नहीं, ये बात नहीं। निश्चित तौर पर केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने राजस्थान के नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि ये तो रहा घनश्याम तिवारी का टिकट और ये आ रहा है पीछे सुभाष चंद्रा। अब तुम तुम्हारे एक्स्ट्रा वोट्स को यूज करो और जो दावे तुम अक्सर फेंकते रहते हो, जो दावे गजेंद्र सिंह शेखावत करते रहते हैं दिल्ली जाके कि कांग्रेस में एक असंतुष्ट खेमा है जो टूट सकता है, तो अब उन वोटों को लेकर के और सुभाष चंद्रा को और घनश्याम तिवारी दोनों को जिताओ। विशेषकर जबकि खुद ने खुद की पार्टी की 2 फाड़ की तैयारी की है, लेकिन जैसा सिंघवी साहब कह रहे थे कि आरएसएस का डंडा चलता है जो कि अनुशासन में रखता है भाजपा को, इसलिए भाजपा के सारे वोट इंटैक्ट रहेंगे। अब भाजपा की निगाह, अमित शाह की निगाह, नरेंद्र मोदी की निगाह इसमें पानी के अंदर एक कंकर फेंककर लहरें गिनने की है कि क्या कांग्रेस में टूट संभव है किसी भी तरीके से। क्योंकि भाजपा नेतृत्व को भी ये समाचार हैं पूरे देश की तरह कि
आने वाले 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव के कुछ चांस हैं। तो अगर है तो उस टूट को थोड़ा सा मैच्योरली करवा लिया जाए और इस राज्यसभा चुनाव से इस काम को अंजाम देना शुरू किया जाए। कुल मिला के भाजपा नेतृत्व की रणनीति ये है। चंद्रशेखर प्रवीण जी, सतीश पूनिया के कद को कहाँ मानते हैं, उनकी भूमिका को कहाँ मानते हैं इन सारी चीजों में, इस सारी कवायद? देखिए चंद्रशेखर, आप भी पहले जयपुर में हम लोग दोनों साथ पत्रकारिता करते थे। आप जानते हैं कि आमेर से विधायक बड़ी चौपड़ के प्रदर्शन में भी जो व्यक्ति न दिखता हो और जहां पर भंवरलाल शर्मा जैसे कद्दावर लोग बैठ करके धरने देते हो बीजेपी के, कालीचरण सराफ जैसे बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता सड़क पर खड़े रहते हो, जहां पर सुरेंद्र पारीक जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को महत्व मिलता हो, वहां पर सतीश पूनिया कहीं नजर नहीं आते थे। अब उन सतीश पूनिया को महज जाट होने की वजह से प्रदेश का नेतृत्व तो सौंप दिया गया। पूरी जो उनकी काबिलियत है उसमें कोई शंका नहीं मुझे, उन्होंने उसका पूरा उपयोग करके पार्टी को संभालने की कोशिश की उनको। लेकिन एक आपको मानना पड़ेगा, जब कोई कैटेगरी 2 का शूटर है तो उससे आप कैटेगरी 1 की फायरिंग की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो जो भूमिका दी गई थी सतीश पूनिया को, यानी कि नाइट वॉचमैन की, आप आखिरी विकेट है शाम तक जरा विकेट संभाल के रखो और कल सुबह आप आउट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब अच्छा वाला बल्लेबाज भेजेंगे और वो दिन भर बल्लेबाजी करेगा। तो सतीश पूनिया अपनी उस भूमिका का बहुत अच्छा निर्वहन कर रहे हैं। इससे ज्यादा उनके बारे में कहना, उनकी जो पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता और जो उनका जज्बा है उसकी बेइज्जती होगी, इसलिए इस बात को मैं यही समाप्त। बहुत 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 ठीक है। प्रकाश जी, सुभाष चंद्रा को भेजना और जो कहा चंद्रराज सिंघवी जी ने और जो कहा प्रवीण दत्ता जी ने कि बिना नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जानकारी में आए वो पर्चा भर दें, क्या लगता है आपको ये संभव है? नहीं संभव है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से सारी चीजें चर्चा होने के बाद में चीजें तय होती है। पार्टी के पास जब 30 वोट एक्स्ट्रा थे तो पार्टी की रणनीति थी इसको किस तरह से उपयोग में लिया जाए। आपको ध्यान हो तो पिछले दिनों आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का भी बयान आया था कि भी हम जो है भाजपा कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, निर्दलीय को वोट दे सकते हैं। तो पार्टी ने ये सोचते हुए कि निर्दलीय भी अच्छी खासी संख्या में है, आरएलपी के भी वोट है, बीटीपी की भी वोट है, तो निर्दलीय उतार दिया। निर्दलीय की कोई पार्टी नहीं है तो उसके हिसाब से दूसरे लोग समर्थन कर देंगे। और इसी लिहाज से केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करके भाजपा ने तीसरा उम्मीदवार उतारा है, दूसरा उम्मीदवार उतारा है। और ये जो उम्मीदवार उतारा है ये किसी कांग्रेस या किसी के तोड़ फोड़ करने के लिए नहीं उतारा है। पार्टी के पास आगे बहुत सारी संख्या है, निर्दलीय वोट इतने हैं, 2 बीटीपी है, 3 आरएलपी है, 2 दूसरे सीपीएम वाले हैं। ये जो उम्मीदवार है ये मूल्यों के लिए उतारा है, मूल्यों के लिए नहीं, मूल्यों के लिए नहीं कह सकते। जिन लोगों को कांग्रेस से विरोध है, जो निर्दलीय लड़के आए हैं, जिनको एक जगह मिलेगी वोट डालने के लिए, इससे निर्दलीय उतार दिया गया। पार्टी कहीं ऐसे मूल्य स्थापित कर देंगे कि वोट देना पड़ेगा विधायक को, इसलिए उतारा है। नहीं, ऐसा विषय नहीं है चंद्रशेखर जी। पार्टियां रणनीति के तहत निर्दलीय उतारती आई आज तक चुनाव। निर्दलीय उम्मीदवार उतारना कोई गलत चीज नहीं है, पार्टियां बहुत सारे बार उतारती आई और उनका दाव होता है। अब सुभाष चंद्रा जी से कांग्रेस ही कहने में बेचते नहीं है कि निर्दलीय वोट वो ले जा सकते हैं, तो भाजपा का दूसरा उम्मीदवार भी जीत सकता है। चंद्रा सिंघवी जी, चंद्रा सिंघवी जी वो मूल्य स्थापित कर देंगे जिससे विधायक वोट देगा ही देगा सुभाष चंद्रा को, तो मूल्य स्थापित करने के लिए उतारा है। देखिए एक बात सुनिए आप, इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया मेरे को आज कि निर्दलीय को दोनों पार्टियों से जो वोट नहीं देते हैं वो लोग वोट देते हैं। तो मैं तो खुद ही सोच रहा हूँ कि 40-50 निर्दलीय विधायक के उम्मीदवार ही खड़े कर दूं, शायद फैसला मेरे हाथ में आ जाए। पर ऐसा हुआ है पहले, इस बार भी किया, 17 आदमियों ने फैसला किया। कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, 11 निर्दलीय और 6 बसपा, केंद्र में 17 ने बनाई सरकार। यहाँ पे सबने प्रूफ है मेरे पास, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता हूँ। 17 ने बनाई सरकार, 99 पर अटक गया गहलोत, 17 आदमियों ने मदद करके सरकार बना दी। तो क्यों नहीं हम भी अगली बार निर्दलीय 50 विधायक खड़े करके 20-25 लाए, हो सकता है हम सरकार बना लें या बनाने में मदद कर दें। ये सब खेल है, वास्तव में कुछ रखा नहीं है। गलती तो घनश्याम को टिकट देकर कर ली। अब आपने एक बड़ी बड़ी बात कही कि सुभाष जी भी मोदी और अमित शाह के निकटतम है,
उनकी परमिशन के बिना वो फॉर्म भर ही नहीं सकते। तो या तो वहाँ जाकर किसी ने कन्विंस किया उनको गलत कि नहीं आपके दोनों जीत जाएंगे इससे फॉर्म भरवा दो, तो कन्विंस किसने किया मुझे उसका नाम बताया जाए। ऐसा कौन सा बुद्धिमान आदमी है, ऐसी कौन सी ताकतवर धरोहर है भाजपा के पास जो मोदी और अमित शाह को समझा दे कि घनश्याम तो जीतेगा ही, या बिल्कुल भी जीत जाएगा, है कोई? इसलिए ये सब बकवास है। गलती हो गई, उसको सुधारने के लिए सुभाष जी को खड़ा किया गया है। घनश्याम जी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ये मैंने भविष्यवाणी की है। मैं चाहता हूँ घनश्याम जीते, पार्टी की एकता बनी रहे, मगर घनश्याम जी आपसे कम वोट सुभाष चंद्रा लाएगा, इसे मानने के लिए मैं तैयार नहीं। प्रवीण दत्ता जी, जो चंद्रराज सिंह जी कह रहे हैं कि सुभाष चंद्रा जितने वोट लाएंगे उससे मतलब घनश्याम तिवाड़ी जितने वोट लाएंगे उससे कम ले आए सुभाष चंद्रा, ये मानने को तैयार नहीं है, तो यही तो पेच है सारा। अभी थोड़ी देर पहले सिंघी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, लेकिन उनकी और अन्य बड़ी बातों में वो बात निकल गई और शायद आपने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, प्रकाश जी ने भी नहीं दिया जी। सिंघवी साहब का कहना ये था कि सुभाष चंद्रा कमजोर आदमी नहीं है और हो सकता है भाजपा के जो वरीयता है दोनों कैंडिडेट्स की उसमें संकट आ जाए। ये बहुत बड़ा वाक्य बोला इन्होंने। अगर बीजेपी की वरीयता में फर्क आता है, घनश्याम तिवाड़ी अगर दूसरे कैंडिडेट बन जाते हैं तो आप ये मान के चलिए घनश्याम तिवाड़ी के पिक्चर का दी एंड लिख दिया गया। क्योंकि जो मनी पावर सुभाष चंद्रा के पास में है उसके बाद में निर्दलीय यदि छिटकते हैं तो वो निश्चित तौर पे सुभाष चंद्रा के पास जाएंगे। वो मुफ्त की सेवा करने क्या करने जाएंगे आपको? राजस्थान में कोई इतना प्रो बीजेपी का नहीं माहौल है अभी, खासकर वसुंधरा जी को हाशिए पर बैठाने के बाद में। ऐसे में किसका मुंह देख करके निर्दलीय विधायक या बीटीपी या बेनीवाल वो सुभाष चंद्रा से अपना जो भी नगद नारायण की सेवा है वो करके और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, बजाय इसके कि वो घनश्याम तिवाड़ी की तरफ जाएं। तो एक तो जो सिंघवी साहब ने बात की थी ये खतरा बना हुआ है, इसके लिए वही आरएसएस का डंडा पूरी तरीके से इस्तेमाल करना होगा। मतलब स्क्रीन प्ले तो दिल्ली वालों को लिखना पड़ेगा। दूसरी और सबसे अहम बात यह जो मैंने सबसे पहले सवाल के जवाब में कही थी, मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा, जिससे प्रकाश जी को दिक्कत थी कि चला हुआ कारतूस, तो उन्होंने कहा था दो से लेकर के और इनकी पार्टी आज बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के साथ सर्वशक्तिमान पार्टी बनी। निश्चित तौर पे बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं जानना चाहूंगा इस 74 साल के भरे हुए कारतूस कह देता हूँ, उनको खाली कारतूस से एतराज था, तो 74 साल के ऊर्जा से भरे हुए कारतूस को चला करके राजस्थान की राजनीति में केंद्रीय नेतृत्व तो कौन सा क्रांतिकारी परिवर्तन देखना चाह रहा है 2023 में? चंद्रशेखर मैं आऊंगा प्रकाश जी, एक सवाल और है मेरा प्रवीण जी कि क्या आपको लगता है कि भाजपा विधायक वीटो के खिलाफ चले जाएंगे? जी मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि भाजपा विधायक वीटो के खिलाफ चले जाएंगे? वीटो के खिलाफ जाने की बात नहीं है, सवाल यह यदि पार्टी ने ही वरीयता निश्चित कर दी, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात कही थी और जो इसको बाद में दूसरे शब्दों में सिंघवी साहब ने उठाया, ये कौन था जिसने, मैंने नाम लिया था गजेंद्र सिंह शेखावत का और उन्होंने नाम पूछा था कौन है वो जो दिल्ली जाके कन्विंस करके आया है। ये जो बार बार जाके कांग्रेस की फूट को प्रचारित करके सरकार गिराने की बात करते रहे हैं दिल्ली में, और जिनको असफलता का मुंह देखना पड़ा था कांग्रेस के अशोक गहलोत के मैनेजमेंट की वजह से, अब इन्होंने जाके अभी भी वही कांग्रेस के अंदर दो फाड़ की बात की और उस दो फाड़ को साबित करके दिखाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने सुभाष चंद्रा को यहाँ भेज दिया। सुभाष चंद्रा मान लीजिए एक बार आप बिल्कुल हार जाते हैं, कोई मतलब नहीं, भाजपा का कोई नुकसान नहीं होता उससे। भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत कोई लॉस नहीं है, उनका कैंडिडेट नहीं है, उनसे परमिशन लेकर के एक उद्योगपति आकर के खड़ा हो गया, ठीक है। उनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो फर्ज बनता है वो है ओपनली अभी वो बैठ करके और ये कहे कि फर्स्ट वरीयता जो है उनका जो प्रायोरिटी कैंडिडेट है वो घनश्याम तिवाड़ी है। तो जैसे ही ये डिक्लेयर होता है उसके बाद में सुभाष चंद्रा का खेल शुरू होगा और वो अपने वोट बटोरना शुरू करेंगे। 30 वोट के बाद की जो गिनती शुरू होगी 31, 32 मालूम पड़ेगा औकात किसकी क्या, असल खेल तब होगा। चंद्रशेखर प्रकाश जी आप समझ रहे हैं ना, दिल्ली ने ऐसा पासा फेंक दिया है कि अब जो वर्तमान प्रदेश नेतृत्व है उसको साबित करना है, और जो ये मैसेज दिया गया है कि कांग्रेस में फूट है
और उस फूट को भी साबित करना है और खुद को भी साबित करना है। अब चाहे सुभाष चंद्र हारे चाहे जीते, लेकिन दोनों तरफ दाव पर लगी हुई है साख प्रदेश नेतृत्व की। जी 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 पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रथम वरीयता, प्रथम जो उम्मीदवार है पार्टी का अपना, उसी पे रहेगी और उसी पे ही पार्टी के विधायक वोट देंगे, ये निश्चित है। दूसरी बात, अगर केंद्रीय नेतृत्व ने दूसरी टिकट पे चुनाव लड़ना तय है, मान लीजिए प्रदेश नेतृत्व की सलाह पर लिया है, प्रदेश नेतृत्व से चर्चा हुई है, प्रदेश वालों ने कहा है कि ठीक है हम बाकी वोटों की व्यवस्था कर सकते हैं, पर इसमें मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि कांग्रेस में टूट की बात कहाँ आ रही है। कांग्रेस की टूट का तो कोई विषय क्या, 13 सीट कांग्रेस की टूट का विषय है, इसीलिए तो सुभाष चंद्र ने बीजेपी, दो बीटीपी है, 2 सीपीएम है, 13 3 16 2 18 तो 20 लोग और हैं, उन 20 लोगों के हिसाब से पार्टी 11 वोट चाहती है। कांग्रेस को तोड़ने की तो कोई बात ही नहीं है वर्तमान में। और इनका जो कहना है कि साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रथम वरीयता के वोट सुभाष जी को जाएंगे, ऐसा नहीं है। पार्टी ने जो तय किया वही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आज अभी की सिचुएशन ये है कि गहलोत सरकार से खुद के विधायक नाराज हैं, लेकिन क्योंकि पार्टियों के वोट खुले में पड़ते हैं तो हो सकता है कि वो पार्टी के वोट जो दिखा के दे तो वो खुल ठीक है, लेकिन निर्दलीय और जो आरएलपी या दूसरे लोग, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। प्रकाश जी, प्रवीण जी, चंद्रा सिंह जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जोड़ने के लिए। राजस्थान में पेच फंसा हुआ है और ये पेच फंसा है केंद्रीय नेतृत्व में। आप देखते हैं कि आखिर होता क्या है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी न्यूज।